ठीक है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, देखो विवेकाधीन शक्ति मतलब होता है ना, क्या हुआ बताओ। विवेकानंद नहीं बोला क्या? आपने विवेकाधीन बोला ना, मैंने नहीं दिया। अरे यार कम से कम जोक तो सही वाले मारा करो कि सबको हंसी आए, ठीक है। तो देखो विवेकाधीन शक्ति मतलब होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या राष्ट्र, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, आपको लगता है कि राष्ट्रपति की कोई इतनी वैल्यू है कि हमारे देश में सबसे बड़ा कौन? देखो कभी आपने सुना कि फलां जगह कोविंद जी गए, फलां जगह ये गए, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं जिनका नाम आप टाइम टू टाइम हाईलाइटेड वो होते रहते हैं। जैसे जब प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे ना, तो आप देखोगे जिस टाइम पर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे देश के, उस टाइम पर मोदी जी की नई नई गवर्नमेंट आई थी। तो मोदी जी क्या करते थे, मोदी जी और कांग्रेसी जो थे वो मोदी जी से बहुत चिड़े हुए थे। तो जब मोदी बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठती थी लोकसभा में सदन को शुरू करने के लिए, तो वो बातचीत नहीं करते थे, केवल लड़ते रहते थे, बहस करते रहते थे। तो प्रणब मुखर्जी जी ने ना उन्हें डांटा था कि आप ये क्या करते रहते हो, हाँ मतलब आप लोगों का क्या कम मतलब है, ये फालतू का बस लड़ते ही रहते हो और कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप जनता का पैसा वेस्ट मत करो, जनता आपको वोट देती है, ये सदन चलता है तो पैसा लगता है, सदन का समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोचिंग में हम एक दिन बैठेंगे पढ़ेंगे, एक दिन हंसी मजाक कर लें चलेगा, वो यहाँ ये नॉर्मल है। इससे ना हम केवल और केवल आप 12-13 लोग और मैं एक अकेला इफेक्ट होगा, लेकिन सदन में हमारे पूरे देश के करोड़ों की जनता का मसला है। वहाँ अगर हंसी मजाक चलेगा या लड़ाइयाँ चलेंगी, द्वंद्व चलेगा, तो भाई कितना समय वेस्ट होगा देश का, है ना। तो प्रणब मुखर्जी ने डांट लगाई थी, तो ये डांट लगाना भी एक प्रकार का विवेक कहलाता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या वाकई में राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको वो खुद से प्रयोग कर सकता है, या राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि COM जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिपरिषद है, उसने जो कह दिया उसे वही करना है। अभी आप समझोगे कि ये मतभेद शुरू कहाँ से हुए, कैसे हुआ। जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे ना, नाम क्या है उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बीच में थोड़ी बहुत मतभेद आ गए थे। कब आए, कैसे है, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा लिख लो ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अनुच्छेद 74 में दोबारा से लिखो तो एक बार, अनुच्छेद 74 लिखिए। लिखा अनुच्छेद 74, लिखे थे अनुच्छेद 74 में कुछ क्या लिखे थे? कार्य करेगा, करेगा नहीं लिखा है मैंने, कर सकेगा लिखा होगा। देखो अब देखो सीधी सी बात है कि हमने कौन से आर्टिकल बताया था कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा? क्या पढ़ रहे हो, जरा कॉपी के पन्ने पिछले पलटाओ, देखो कौन सा आर्टिकल लिखा है, खोलो। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? अरे बताओ। हाँ 53 कहता है ना, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अरे जब मुझे बताओ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, मतलब काम सारे किसको करने हैं? राष्ट्रपति को फाइनली करने हैं। फाइनली सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कैसे बन गई कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बावजूद भी वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है कई स्थितियों में, जहां पर मंत्रिपरिषद ने कह दिया उसे करना ही पड़ेगा। अब देखो आपका जो आर्टिकल जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जिन्होंने लिखा है मत लिखना, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो। अनुच्छेद 74 में या अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी तथा राष्ट्रपति, लिखा है आपने, तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य कर सकेगा। सबको विजिबल तो है ना? दिक्कत तो नहीं, शटर खोलना है क्या? ठीक है, कर सकेगा। ठीक, अब देखो यहां पर जो लास्ट का पॉइंट लिखा है ना, कर सकेगा, इसको अंडरलाइन कर दो। तो देखो कर सकेगा लिखा था हाँ स्टार्टिंग में। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ क्योंकि संसदीय प्रणाली थी और हमने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया था, तो सामान्य परिस्थितियों में हम ब्रिटेन को ही फॉलो करते थे। प्रधानमंत्री काम करता था और वो राष्ट्रपति के पास किसी भी सिग्नेचर के लिए जाता था तो राष्ट्रपति नैतिक रूप से साइन करके दे देता था। ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन हुआ क्या 1959 में सबसे पहली बार
1959 ईस्वी में जब पहली बार केरल में गैर कांग्रेसी सरकार आई। ठीक है, गैर कांग्रेसी मतलब जो स्टार्टिंग में क्या था ना, हमारे इसमें केवल एक ही पार्टी तो थी, कांग्रेस, जो बहुमत में थी, केंद्र में भी और राज्यों में भी। सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार। लेकिन 1959 में पहली बार क्या हुआ कि केरल में एक सरकार आई वामपंथियों की। वामपंथ समझते हैं? नहीं समझते हैं? मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। एक टाइम पे क्या हुआ था कि फ्रांस में डिसीजन लेने थे किसी चीज़ को लेके, तो जो लोग राइट हैंड साइड बैठे उन्हें कहा गया क्या बोलते हैं, दक्षिणपंथी, और जो लोग लेफ्ट हैंड साइड बैठे उन्हें कहा गया वामपंथी। मतलब दक्षिणपंथी से राइट हैंड के साइड बैठे हुए और लेफ्ट हैंड के साइड बैठे हुए। अब इन दोनों के बीच में विचारों का मतभेद था। जो राइट हैंड के साइड के लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो दरअसल रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो हमारे यहाँ ये लगाया, कहा जाता है कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो दक्षिणपंथी सोच की है। दक्षिणपंथी सोच मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ये सोच विचार रखते हैं, रूढ़िवादी मतलब जो अपने संस्कृति सभ्यता के साथ ज़्यादा कट्टर होते हैं, ज़्यादा उनसे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। और जो वामपंथी होते हैं ना, वामपंथी ये होते हैं कि ये बात करते हैं आधुनिक युग की, कि भाई हमें अगर सभ्यता को चेंज करना तो करना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस है, बजरंग दल है, या कोई और अलाना फलाना ढिमाका संस्था है, वो दरअसल आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंटाइन डे आता तो बीच में आपने बहुत देखा होगा, उसमें वो कूटने काटने लग जाते हैं, ऐसे कई न्यूज़ वगैरह आते हैं ना, तो वो लोग इस विचारधारा के नहीं होते हैं, इससे उलट विचारधारा के होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सबसे पहले फ्रांस में निकला था। फ्रांस में फ्रांस की संसद में दो धड़ बट गए थे। एक राइट हैंड साइड बैठे, एक मतलब जो सदन का अध्यक्ष होता था ना, एक दल उसके राइट हैंड साइड में बैठा, एक दल उसके लेफ्ट हैंड साइड में बैठा। जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा उन्हें लेफ्टिस्ट कहा गया, और जो राइट हैंड साइड बैठा उन्हें राइटिस्ट कहा गया। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी हिंदी मायने। ठीक है, आप देखोगे जेएनयू के जो अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग अम्बेडकरवाद, ठीक है, मार्क्सवाद, इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? वामपंथ मतलब इनका ये कहना है, ये ना गरीब तबके की बात करते हैं कि भाई समाज में जितने भी संसाधन है उनमें सबका बराबरी का अधिकार है। तो ये सरकार पहली बार, इस पार्टी की सरकार केरल में आई। वर्तमान समय में आप देखोगे वामपंथी में जो आपने एक नाम सुना होगा, माकपा सुना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सुना है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है उसे मार्क्सवाद कहा जाता है। तो मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है वामपंथी। ठीक है, उनकी पार्टी यहाँ केरल में बनी। तो सबसे फिर ना जो अभी मैं ये कहीं पर लिखित रूप से नहीं है, आपको खाली से समझा रहा हूँ। हुआ क्या कि नेहरू जी के कान में ये बात किसी एक मंत्री ने पहुँचाई, कहा जाता है कि इंदिरा जी ने पहुँचाई थी, और वो गई और उन्होंने बोला कि यार पिताजी क्या हो गया, केरल में हमारी सरकार आ गई, एक काम करो, एक आर्टिकल है 356, सुने हैं? 356 आर्टिकल सुने हैं या नहीं? क्या है इस 356 आर्टिकल में, बताइए? चलिए बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक राष्ट्रपति शासन वाली बात आती है, सुना है या नहीं? हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था ना। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य की सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा और पावर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी? केंद्र के पास। तो उन्होंने भी यहाँ यही किया, इन्होंने कहा यार हटाओ यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, कब यूज़ करोगे, पावर दिया ना, लगाओ। तो नेहरू मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ लगाते हैं, पावर लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1959 में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास प्रस्ताव ले गए कि साहब ये हमारा प्रस्ताव है, इसमें साइन करो, केरल में राष्ट्रपति शासन लगना है। ठीक है, वहां पर वामपंथी की सरकार हटेगी और हम शासन करेंगे। मतलब जनता ने चुन के भेजा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ये प्रोपेगेंडा अपना लिया कि इनको हटाओ और हम शासन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ गई ना कि केरल में जब पहली बार ये बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि यार ऐसा है, मुझे बताओ कि मैं साइन इसमें क्यों करूँ, मेरा नहीं मन करने का। तो नेहरू जी ने कहा क्या बोल रहे हो आप, साइन नहीं करूँगा, ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा एक बार जरा आर्टिकल 74 खोलो। तो उन्होंने खोला नेहरू जी ने संविधान का, अब जरा पढ़ो तो क्या लिखा है, आप लोग पढ़ो। राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी तथा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य कर सकेगा। उसने, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अरे कहाँ लिखा है कि मुझे करना जरूरी है, नहीं करता हूँ, कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि आप लोग कोचिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या बोला मैंने कि भाई होली के बाद हम लोग एक टूर बनाएंगे, मैंने बोला था ना, ठीक है, और टूर बनाएंगे और हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई इच्छा है, जो आना चाहे आ सकता है, जो आना चाहे नहीं आ सकता है। अब मैं सब पे बाध्य थोड़ी, यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद स्वयं वकील थे और नेहरू जी ये भूल गए कि जिस संविधान सभा ने संविधान रचा था उसका हेड ही तो राजेंद्र प्रसाद था। अबे वो तो उसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी ना, वो ऊपर से वकील। तो उन्होंने कहा इसमें कहाँ लिखा है कि आपने जो कहा है मुझे साइन करना जरूरी है। उसने कहा बात तो यार आप सही कह रहे हो, लेकिन वहीं से मतभेद आप देखोगे कि राष्ट्रपति की शक्ति और प्रधानमंत्री की शक्ति को लेकर मतभेद इसी वाक्य के साथ से शुरू हो गए थे।
ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे वो लोग, अब देखो होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो फालतू झगड़े फसाद में पड़ते नहीं, क्योंकि समझदार लोग होते हैं। तो नेहरू जी भी समझदार थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी समझदार थे। आज के तो नेता देखते हो लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो वो दोनों समझदार थे, उन्होंने कहा एक काम करो, अरे बस ठीक है मैं मान गया आपकी बात, हाँ मैं मानता हूँ कि आपके पास भी पावर्स है, लेकिन प्लीज साइन कर दो ना यार, अपनी पार्टी के तो हैं। तो उन्हें राजेंद्र प्रसाद साहब ने साइन कर दिए, तो ये डिस्प्यूट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ साथ जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, लगभग 65 या 66 में इंदिरा गांधी पावर में आई थी। इसके बाद पावर में आने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई ना, पावर में आने के बाद हुआ क्या, उनको फील हो गया था कि उन्हें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। उनके मन में था कि हम गरीबों को ऊपर उठाएं, तो उन्होंने, आप देखोगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 के आसपास। आप कभी पढ़ोगे जीएस में तो वहां बोलता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ, 1969 में हुआ। पहले जो बैंक हुआ करते थे ना, बैंकों का सीधा सा मतलब है बैंक डील करते थे पैसे से। उन्हें कोई मतलब नहीं कि गरीब का खाता वहां खुल रहा है नहीं खुल रहा है, जनधन खाता खुल रहा है नहीं खुल रहा है, गवर्नमेंट गरीबों को पैसे दे रही नहीं दे रही है। उन्हें मतलब है हमें अमीरों को पैसा देना है, अमीरों ने काम करना है और अमीरों से पैसा लेना है। उनका काम केवल इतना था, उनको केवल पैसे से मतलब था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि सभी लोगों का बैंकों में बराबरी का हक। आज आप जहां चाहे वहां खाता खोल सकते हो, जाना है जाइए, ठीक है। उमा नारी शक्ति, बस इतनी, ठीक है, इतना ही रखें इसको अभी फिलहाल, ताकि रोशनी भी आती रहे, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था ना, इसके ऊपर एक केस आ गया था, आरसी कूपर केस, बाद में कभी समझाऊंगा। हाँ, हुआ क्या था कि 1970 ये हो नहीं पाया, फिर 1971 में पुनः बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसी टाइम पे आप देखोगे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1975 के आते आते इंदिरा गांधी के सारे लोग विपक्ष में आने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कहानी सुनाई थी मोरारजी देसाई वाली एक दिन, ठीक है। तो मोरारजी देसाई इनके विपक्ष में थे, कई ऐसे नेता थे जो इनके विपक्ष में थे, ठीक है। तो विपक्ष में होने की वजह से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को पता था कि जो जो रिफॉर्म्स में लाना चाहती हूँ, जो जो मैं चेंजेस लाना चाहती हूँ, हर चीज में राष्ट्रपति जी अपनी टांग अड़ाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने इस कर सकेगा की जगह एक वर्ड ऐड कर दिया, करेगा, जो किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान संशोधन कर दिया। हाँ, करेगा कि खोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर सकेगा की जगह करेगा कर दिया। अब नीचे एक पॉइंट लिखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कर सकेगा शब्द की जगह, कर सकेगा शब्द की जगह करेगा शब्द जोड़ दिया गया, करेगा शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, 42वें संविधान करेगा शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। करेगा को अंडरलाइन कर लेना। हाँ, अब देखो हुआ क्या, अब राष्ट्रपति के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब ये जो कहते कि साहब इस बिल में साइन करो, तो वो क्या बोलता, अब यहाँ पर तो करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति इतनी तारीख को बालेश्वर मंदिर के लिए आएगा, तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं मैं नहीं आता हूँ, जा नहीं आ रहा है, फट खत्म कर कहानी, ये होता है। लेकिन ये तो संवैधानिक प्रावधान है, अगर यहाँ लिख दिया तो उसको मान्य करना जरूरी है। अब राष्ट्रपति बाध्य हो गए काम को करने के लिए। लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो एक आप देखोगे एक 46वां संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 48वां संविधान संशोधन, 1970 ये क्या 6 का है और 78 का है, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 1978 के टाइम पे आया है। और उस 44वें संविधान संशोधन से कई सारे प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन में गलत किए गए थे, उन्हें चेंज किया गया। इसके बाद ना एक चीज ऐड कर दी गई कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, और राष्ट्रपति सलाह मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता से कार्य करेगा, परंतु जोड़ दिया, परंतु एक बार राष्ट्रपति उस सलाह और सहायता को के जो भी कार्य होगा उसको एक बार विचार के लिए लौटा सकता है। यहीं से इसकी एक वीटो शक्ति भी आएगी। हाँ, चलिए लिखिए यहाँ पर, अगला लिखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया, एक परंतुक, लिख दूं परंतुक, लिख दूं परंतुक, परंतुक समझ रहे हैं क्या होता है?
बताइए उमा, परंतु समझ रहे हैं? परंतु का मतलब है कि भाई आपको ये कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस है कि आप एक बार लौटा सकते हो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाया है, आप चंद्रवंश के शॉर्ट नोट्स लिख के लाओगे। अब अगर करेगा की कंडीशन होगी तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर परंतु की कंडीशन होगी तो आप मेरे से बोल सकते हो बदले में कि सर हम कर तो लेंगे लेकिन क्या अभी करना जरूरी है? समझ रहे हो? उसके बाद अगर मैंने बोल दिया हाँ अभी करना जरूरी है तो आपको फिर करना पड़ेगा। तो इसके बाद एक नियम और था कि केवल राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है लेकिन हर बार लौटा नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो एक बार लौटाने की जो शक्ति आई है संविधान में, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति कही जाती है। आगे बात समझ में? तो लिखिए यह परंतुक ही राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है। नीचे एक नोट लिखिए, मानी जाती है। नीचे एक नोट लिखिए, उसमें लिखिए, इसमें लिखिए कि संविधान में कोई भी अनुच्छेद राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को विशेष रूप से नहीं दर्शाता है। मतलब समझ रहे हैं कि संविधान में अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद में है, तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल संसद ने कोई प्रस्ताव पारित किया, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो फार्मर्स बिल पारित कर दिए। अब राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं कि ये फार्मर्स बिल्स बने, तो जैसे संसद के सदनों ने दोनों फार्मर्स बिल को मतलब तीनों फार्मर्स बिल को पास किया और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेज दिया। तो राष्ट्रपति उनसे कह सकते हैं यार एक बार आप पुनः एक बार इस पर विचार कर लो और देख लो क्या ये सही है या नहीं है। तो सदन क्या करता है, दोबारा कार्रवाई करता है और उस पर विचार करता है। अब अगर इस बार सदन ने भेज दिया, अगर सदन को लगता है कि यार राष्ट्रपति का मान रखना है और हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर सदन ने कहा कि नहीं ये सही है आप साइन करो, तो फिर उन्हें साइन करने पड़ेंगे। फिर वो नहीं कह सकते कि फिर से एक बार कर दो, केवल एक मौका मिलेगा। तो ये जो एक मौका मिल रहा है ना, इसी को कहा जाता है विवेक की शक्ति। क्योंकि ये एक मौका राष्ट्रपति मतलब किसकी अनुशंसा पर लेंगे, खुद की, किसी से पूछकर काम नहीं करेंगे। नॉर्मली राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता चाहिए, क्योंकि वहां पर साफ लिखा है ना आर्टिकल 74 में, उनकी सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उन्हीं की सलाह एवं सहायता से ये कार्य करेगा। परंतु एक बार उसकी सलाह को लौटा सकता है, बार बार नहीं। अगर अगेन वो सलाह दोबारा दे दी उनको कि साहब आप इसमें काम करो, तो उन्हें करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो वो जो एक बार का पॉइंट है वो विवेक शक्ति मानी जाती है। अगला लिखिए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। अब देखो जो ये अनुच्छेद 85 है ना, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम कि भाई सदन की जो कार्यवाही है, सदन की कार्यवाही के बीच मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? कितना? 6 माह। ठीक है, तो ये आर्टिकल 85 ही बताता है कि सदन की जो सदन की जो कार्यवाही के बीच गैप होगा ये 6 माह का होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि सदन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आपने सुना होगा सदन को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक बाकायदा लेटर जारी करता है कि भाई हाँ आप सदन को बुलाओ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आहूत करना। वो 6 माह वाला जो सदन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 जनवरी को हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा जुलाई आ जाएगा? 1 जुलाई को सदन कब चालू होगा? राष्ट्रपति नोटिस डालेंगे कि भाई सभी आ जाओ सदन शुरू होने वाला है। लेकिन याद रखना राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की। तो राष्ट्रपति को ये कहेगा, राष्ट्रपति उसको ये कहने के लिए कहेगा कौन? मंत्रिपरिषद कहेगी। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद नहीं कहती है तब
मान लो कि मंत्रिपरिषद को खतरा है कि वो अगले जैसे ही सदन चलेगा वो उसकी सरकार गिर जाएगी या उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव मतलब होता है कि एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें उन्हें वोट देने होते हैं कि भाई हमारे इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पर, अगर वो नहीं होते तो सरकार गिर जाती है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद उनको ये नहीं बोलती है कि आप बुलाओ सदन, लेकिन सदन क्योंकि 6 माह बाद खुलना आवश्यक है, संविधान में लिखा है, तो राष्ट्रपति खुद से आहूत कर देते हैं सदन, अगर मंत्रिपरिषद ने नहीं भी कहा तो भी। वैसे नॉर्मली मंत्रिपरिषद कह देती है, अगर नहीं कहा तो वो अपने विवेक से आहूत कर सकते हैं। तो ये एक विवेकाधीन शक्ति कहलाती है राष्ट्रपति की। क्लियर? तो लिखिए, कोई प्रश्न तो नहीं है तो पूछिए। निशा समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है अधिक लंबा समय हो गया, नहीं? बस अभी निपटाते हैं, अगला इसको लिख लो फिर खत्म करते हैं। लिखिए, संसद के सदनों की कार्यवाही में, संसद के सदनों की कार्यवाही में, कार्यवाही लिखना है, कार्यवाही मत लिखना। कार्यवाही और कार्रवाई सही लिखा है? शिखा मैंने गलत नहीं लिखा ना? ये वाला लिखना है। हाँ निशा, ये और ये एक ही है या एक गलत है एक सही है या दोनों सही है? दिख रहा है ना? हाँ बताइए, इधर वाला सही है इधर वाला गलत है? काजल, नीलम, रवीना जी, उमा बताओ, सब इसको सही बोल रहे हो? हाँ अब चलो शिखा मैम बताओ, इसके और स्पीच में डिफरेंस क्या होता है? सर दोनों सही हैं। अब तो डिफरेंस तो बताओ, अंतर बताओ। सही दोनों है, बताओ। अरे हद हो गई, मैंने बताया था। देखो, कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन लेना। अगर आप चोरी करोगे पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, कोर्ट आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, ये एक्शन कहलाता है, ठीक है। कार्यवाही मतलब कोई चीज संचालित करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने काम दिया कि चंद्रवंश के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखा गया, तो मैं कहूँ हाँ भाई कार्यवाही कहाँ तक पहुंची, कितना लिख लिए। लेकिन कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन लेना। आगे बात समझ में आ गया? चलिए, चाहे तो कहीं नोट्स करिए, वरना बाद में भूल जाएंगे ये चीज़ें कहीं पन्ने के पीछे, पन्ने के ऊपर, पन्ने के पीछे नोट करनी चाहिए। निशा जाना है तो चलते चलते क्यों कह रहे हो, ठीक है। अनुच्छेद 85 लिखो। संसद के सदनों की कार्यवाही में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। 6 माह का अंतर हो सकता है यदि मंत्रिपरिषद कार्यवाही का आदेश राष्ट्रपति को नहीं देती तो, यदि मंत्रिपरिषद कार्यवाही का आदेश राष्ट्रपति को नहीं देती तो राष्ट्रपति स्वयं सदन को आहूत कर सकते हैं। आहूत समझते हैं ना, सदन को बुलाना। हाँ, तो राष्ट्रपति स्वयं मतलब स्वयं सदन को आहूत कर सकते हैं। आया? ठीक है, आखिरी लिख लो, फिर मैं जा रहा हूं, मुझे पता है बोर हो गए हो, ठीक है। अनुच्छेद 78। आपके चेहरे के रहे प्लीज अभी चले जाना यार, सुनील सर को आना है, जाएं। तो लिख लिया अनुच्छेद 78। बेचारे मर मर के नहीं बोल पाते, हिम्मत भी नहीं बोलेगी, प्लीज जाओ। 78 78 इसको लिख ही लो फिर, ठीक है। 78 क्या? अरे कोई बात, उसका मैं आपको राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां बता रहा हूँ, कोई क्रम थोड़ी बता रहा हूँ कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इंपोर्टेंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अनुच्छेद 78 में क्या होता है ना, याद रखना, प्रधानमंत्री, देखो हमारे यहाँ का जो हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, क्यों होता है? मुझे बताओ, आपके नगर टनकपुर का कौन कौन है जो गांव में रहते हैं? अरे अच्छे से हम क्या हाथ लगा हम, हाँ, आपके गांव का प्रथम नागरिक कौन होगा? अरे गजब, गए शहर में कौन कौन रहते हैं? प्रजापति आप तो रहते हो ना। नगर पालिका का जो प्रधान होगा, मतलब नगर पालिका जो अध्यक्ष होगा, वो नगर का पहला मेंबर होगा, ठीक है। जब जनगणना होती है ना शुरू, तो हमारे देश की जब जनगणना शुरू होगी तो पहले व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति का नाम लिखा जाता है, पता है आप लोगों को?
ठीक है, जब हमारे टनकपुर नगर की जनगणना शुरू होगी तो सबसे पहले विपिन, जो हमारे विपिन जी, श्रीमान विपिन, पूरा नाम क्या है उनका? विपिन कुमार यादव। ठीक है, मैंने सुना है कि अभी तक जितने भी अध्यक्ष हैं सबसे अच्छे वही हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी जैसा भी हो। तो जनगणना जब होगी तो उनको गिना जाएगा सबसे पहले। तो राष्ट्रपति ना, देखो राष्ट्रपति हमारा हेड है हमारे देश का। हमारे देश जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश मान लो जापान के साथ कोई समझौता कर रहा है, तो पता है हमारा कोई ये थोड़ी कि भारत आगे साइन करेगा अलग से। हमने भारत का नाम है जो हमने चंद्रमा में छुपा के रखा है, नहीं, राष्ट्रपति ही साइन करते हैं। मतलब हमारे देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। डीलिंग प्रधानमंत्री करेंगे सारी, क्या होना है क्या नहीं होना है, उस मसले में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन साइन राष्ट्रपति के होते हैं। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो देश में जितनी भी काम चल रहा है, जितना भी काम हो रहा है, फार्मर्स बिल अगर वो ला रहे हैं, फार्मर्स बिल्स में फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या वो एक्शन ले रहे हैं, क्या फार्मर्स ने एक्शन लिए हैं, क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी सारी जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री यह जानकारी राष्ट्रपति को नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं कि भाई आप मुझे जाके जानकारी तो दे दो, पापा यहाँ बैठा है, बेटा कहाँ जा रहे हो, पापा को बता तो दो चल क्या रहा है घर में। आई बात समझ में? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 78 में दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो प्रधानमंत्री देगा, अगर नहीं देगा तो राष्ट्रपति उसको बोल सकते हैं कि आके मुझे बताओ। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक चीज है कि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो नैतिक रूप में राष्ट्रपति सरकार को डांट सकते हैं। जैसे हो सकता था कि अभी यहाँ पर तो क्या होता है कि जिसकी सरकार होती है उसी का राष्ट्रपति होता है, तो कहाँ डांटेगा? अरे मैंने ही तुम्हें राष्ट्रपति बनाया, तुम ही मुझे डांट रहे हो, चल हट, अगला आ जाएगा। अब यहाँ तो ये चलता है ना, अगर कोई स्वतंत्र राष्ट्रपति है तो डांट सकता है, यार फार्मर्स वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, इनको निपटाओ। अच्छा, अगर कोई राष्ट्रपति तो ये कहता ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण की वजह से नहीं हो पाता है। लिखिए इसमें आखिरी आज का, फिर चलते हैं, मतलब आप यहीं बैठेंगे मैं जाऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन की संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति को दें। जानकारी राष्ट्रपति को दें। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 का प्रयोग कर 78 का प्रयोग कर स्वयं प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। ठीक है, नीलम कांट के नियम कहाँ तक लिखे हैं? होता है तो कहाँ पे लिखे हैं भाई? नहीं होता तो राष्ट्र बोल रहे हो, पूरा बोलो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 का प्रयोग कर स्वयं प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। ये पूछना ही उनका विवेक शक्ति कहलाती है। याद रखना, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखी नहीं है, लेकिन हम इनको मान के चलते हैं। एक और है 78C, आप लोग अतः बोर हो गए, उससे मैं छोड़